लगभग 4.5 रुपया प्रति यूनिट। आप बता लीजिए, देश का लगभग सबसे ज्यादा है। यहां पर जो बिजली होता है तो हमने क्या सवाल उठाया, कहा कि एक दर होना चाहिए, वन नेशन वन रेट, हर तरह का एक ही तरह का रेट होना चाहिए। चाहे बिजली का उत्पादन कहीं हो रहा है, लेकिन वहां से कहीं भी किसी राज्य को बिजली मिल रही है तो पूरे देश में हर राज्य को एक ही रेट पर मिलना चाहिए। तो ये बात हम लोग पहले से मांग कर रहे थे और इस बार भी हम लोगों ने नीति आयोग की बैठक में ये सुझाव दिया। कितना देख लीजिए, हम उसी में कह रहे कि जब ये निर्णय लिया गया था कैबिनेट में 2003 में, उसमें आप मंत्री थे? हमको नहीं पता। आपको ये सब बात है तो आकर के कभी दिखाइएगा, समझ गए ना। और 2003 के बारे में आप क्या कह रहे हैं? हम तो जो काम देख रहे थे उस समय 2003 में, उसके बारे में कुछ पूछिएगा तो आपको हम बता देंगे। रेलवे अरे छोड़िए ना भाई, अटल जी के राज में जितना काम हुआ है, आप समझ रहे हैं, जो बिहार के विकास के लिए जितना काम किया गया है, ये कहने की बात है। और उनके साथ काम करने का जो अनुभव हुआ है, उसी से तो आगे बढ़े हैं। और क्या हुआ, उनके साथ काम करने का जो अनुभव हुआ, उसी के साथ आगे बढ़ते रहे। अभी बढ़ जाइए। देखिए, आप अगर ये बात कहते हैं तो आपको 1 साल 8 महीना का अपना अनुभव बताना चाहिए। मेरे साथ जो काम कर रहे थे कैसा अनुभव है, ये आप बताइए। अब नेता प्रतिपक्ष बार बार उठना बढ़ जाए अलग। और अब कृषि फीडर के बारे में भी हमने बात कह दिया। कृषि फीडर भी लगाया जा रहा है। जो बात हम लोग इस पूरे तरह की बात कर रहे हैं, तो एक एक क्षेत्र में जो काम किया गया है और कृषि के विकास पर क्या जोर हुआ। कुछ लोग तो कृषि पर बात कर रहे हैं, हम कितना बात आपको बता दें। एग्रीकल्चर पर क्या स्थिति है, आप जरा जान लीजिए। आपको मालूम है ना कि बिहार की आबादी कितनी है, और आपको मालूम है जो आबादी देखिएगा तो पूरे देश में तीसरा राज्य है आबादी के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर आप एरिया देखिएगा, क्षेत्रफल देखिएगा, तो संभवतः 12वां स्थान है। आप समझ रहे हैं कि हम लोगों का क्षेत्रफल कम है और आबादी सबसे ज्यादा, सर्वाधिक आबादी है। तो इसलिए इस ऐसी स्थिति में तो कृषि का क्षेत्र हम लोगों के पास तो एक सीमित है और आबादी बढ़ती जा रही है, तो कई बार उन सब चीजों पे भी कमी आती है। लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में काम हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ, आप जान लीजिए, अच्छी तरह जान लीजिए। उत्पादकता पहले क्या थी, 1 हेक्टेयर में 2005-06 में धान की उत्पादकता थी 16.4 क्विंटल, 16.04 क्विंटल, और अब बढ़कर के क्या हो गया है 33.50 क्विंटल। आप इधर जान लीजिए उत्पादकता कितनी बढ़ी है। गेहूं में 5-6 में था 13.79 क्विंटल, और अब 1 हेक्टेयर में हो गया 25.95 क्विंटल। मक्का और अन्य मोटे अनाज, मकई का देखिएगा तो पहले था 24.64 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में क्विंटल, और अब हो गया है 53.35 क्विंटल। यानी दुगना से भी ज्यादा कई चीजों में हमारे यहां उत्पादकता बढ़ा है। और उत्पादन का अगर सुनना चाहते हैं, उत्पादन कितना हुआ, तो धान का उत्पादन 2005-06 में था कितना लाख मीट्रिक टन था, धान का उत्पादन था 52,18,000 मीट्रिक टन, और अब हो गया है 108,76,000 मीट्रिक टन। गेहूं 5-6 में था 27.63 लाख मीट्रिक टन, और अब हो गया है 55.79 लाख मीट्रिक टन। मक्का और अन्य का 14.05 से बढ़कर के 35.13। सब्जी का 76.54 मीट्रिक टन से बढ़कर के अब हो गया सब्जी का 167.64 लाख मीट्रिक टन। अब आप समझ लीजिए, फल का 30.68 लाख मीट्रिक टन था, अब बढ़कर के हो गया है 44.90 मीट्रिक टन। अब कितना उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है। सब कुछ इसके लिए काम किया जा रहा। जो कृषि रोड मैप बनाया गया
और उसी के मुताबिक जितना काम किया गया है उसके चलते उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है। तो ये सब काम किया जा रहा है। और अब तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जैविक खेती के लिए बढ़ावा दे रहे हैं और उसके लिए गंगा नदी के दोनों किनारे जो गांव जिले हैं, 12 जिले प्लस 1 जिला और नालंदा को मिलाकर के 13 जिला, चूंकि वहीं से जैविक खेती की शुरू थी। नालंदा उसको देखने गए थे, सब लोग गए थे देखने, बाहर के लोग भी आकर के देखे थे। तब इतना अच्छा काम किया था कि उसके बाद इस सब जगह के लिए जैविक खेती का काम के लिए कृषि इनपुट अनुदान देने का सब निर्णय है। तो किसी भी तरह से आप समझ लीजिए कि अब और उसके अलावे हम लोगों ने जो 7 इसके पहले शुरू किया है जल जीवन हरियाली अभियान। अब भाई कुछ सदस्य को देख रहे थे जल जीवन हरियाली के बारे में बोलते हैं। अरे भाई, जल जीवन हरियाली अभियान विधानसभा विधान परिषद के संयुक्त मत से शुरू किया गया है। 13 जुलाई 2019 को बैठक बुलाई गई थी और सेंट्रल हॉल में वो बैठक हुई और उसमें सब लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। 8 8.5 घंटा बैठक हुई है और उसके बाद उसी का नामकरण उस में किया गया जल जीवन हरियाली अभियान और उस पर जो काम शुरू किया गया है और उसके चलते जिस तरह से हम लोगों ने पर्यावरण, उसमें क्या है 7 अंश है उसका जो संरक्षण है जल के संरक्षण के लिए, 1 अंश है हरियाली के लिए। यानी हम लोगों ने क्या कहा, जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। इसलिए सब लोगों की राय से शुरू किया। 7 है जल के संरक्षण के लिए, 1 है हरियाली के लिए। अब कितना बड़ा कोरोना भी था तो 1 साल के अंदर ही जो लक्ष्य था कि 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे, यानी 3 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा पौधे लगे। तो आप समझ लीजिए इस कोरोना के दौरान 5 जून से लेकर के 9 अगस्त के बीच में ये काम पिछले वर्ष किया गया। तो हम लोग हर तरह से कर रहे हैं। हम लोग पूरे तौर पर ये सब का सब काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं और उसी में एक आइटम है, 7 तो ये हो गया, 1 हरियाली हो गया, 1 है उसी में मौसम अनुकूल कृषि का। अब मौसम अनुकूल कृषि का काम जो किया जा रहा है इसमें लोगों को ये बताना है। आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन है, कभी वर्षापात खूब हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाता है। एक विचित्र स्थिति है दुनिया भर में, इसको लेकर के चिंता होती है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने किया कि भाई मौसम के अनुकूल कृषि को प्रेरित करना चाहिए और उसके लिए हर एक जिले में 8 जिला से शुरू किया 19 में और पूरा का पूरा अब पूरे पिछले ही साल हम लोगों ने डिसीजन ले लिया सभी जिले में ये काम शुरू किया है। अब उसमें आप जान लीजिए कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें 2.5 एकड़ भूमि में जो भी मौसम के अनुकूल क्या कृषि होनी चाहिए खेती उसका प्रयोग और हर जिले में 5 गांव को चुन करके वहां पर एक एक चीज को करना और दिखाना, लोगों को प्रेरित करना कि क्या कीजिएगा, कौन सा फसल का उत्पादन करिए, किस तरह से आपकी आमदनी बढ़ेगी और मौसम के अनुकूल काम होगा। तो ये काम हम लोगों ने शुरू कराया है, आप जरा समझ लीजिए। और इसके लिए फसल चक्र, जीरो टीलेज और फसल अवशेष प्रबंधन जो शुरू हुआ था बाहर से, अब यहां पर भी लोग फसल को अवशेष को जलाने लगे। संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को समझाने के लिए क्या मदद किया जाए, एक एक काम के लिए सब चीजों के लिए काम हो रहा, तो हर प्रकार से। और इसमें आप जान लीजिए जो मौसम के अनुकूल कृषि का काम है, हमने इतना राउंड डिस्कशन किया, हाथ से नहीं पहले ही से कर रहे थे। और पहले जो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में लोग थे वो पूरी बात को समझ नहीं रहे थे, अंत में इस बात को समझे और इस काम में आप समझ लीजिए बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, बॉरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया बना है पूसा में। और आप जानते हैं उसके अलावे है वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, ये दोनों। और फिर हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, ये और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र जो पटना में, इन चारों को इस काम में इंगेज किया गया। अलग अलग जिले में अलग अलग लोगों को लगाया गया है। और सबसे बड़ा काम हम देखने गए थे 16 में, और जो हमने देखा था बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, उसका जो हमने जो देखा था एक एक चीज जिस तरह से वो काम कर रहा था 150 एकड़ में, तो उसको देख करके हमने कहा कि भाई इसी काम को आगे सब जगह बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद अब जाकर के ये बात आ गई है कि मौसम के अनुकूल कृषि हो।
तो हर तरह से आप जान लीजिए। और बिजली का दर अब आप समझ रहे हैं कृषकों के लिए क्या हो गया, 65 पैसा प्रति यूनिट। तो एक एक चीज तो आप जान लीजिए कि सब चीज में हम लोग करने जा रहे हैं। तो एक एक तरह से हर प्रकार से हम लोग इसके लिए सचेत हैं। और 7 निश्चय 2 से 7 निश्चय 2 में खाली सुन लीजिए, आके बतियाइएगा ना। 7 निश्चय 2 में अब जो है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। और एक चीज आप बैठ जाइए, बोल देते हैं आप जो बोल रहे हैं। अब जल जीवन हरियाली अभियान में जो तालाब पोखर, अरे नहीं भाई, आप समझ लीजिए, आपको एक बात जरा सुन लीजिए। आप लोगों को पहली बार 12 सीट मिल गया है। आप गलती काम मत करिए। आप ये मत समझिए कि पर्यावरण से गरीब का रिश्ता नहीं है। और आप जान रहे हैं कि जो लोग उठे पोखर के इर्द गिर्द, उनके लिए हम लोगों ने तय किया कि उनको अलग मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया और जमीन के लिए 60,000 रुपया, ये हमने तय कर दिया उन सब लोगों के लिए। और ये काम अगर देख लीजिए, अगर आप लोग ये चीज आप समझ लीजिए, तो हर तरह से गरीब लोगों को, जो लोग उस तरह के हैं, कुछ ही जगह माननीय सदस्य बैठ जाए पर नहीं है, तो उनके लिए ये किया जा रहा। आप अगर इस चीज का विरोध करिएगा तो आप पर्यावरण के दुश्मन होंगे। पर्यावरण के रक्षक सभी माननीय सदस्य पर्यावरण से आग्रह है कि बैठ जाए, रखेंगे। बैठ जाए। पर्यावरण को नष्ट नहीं करना चाहिए, सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम इस बात को साफ साफ आप लोगों को कह देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष क्या रखा हो बेटा, फालतू भी ना, मतलब आप लोगों को क्या मतलब है, ये लोग के वाला सभी सदस्य बैठ जाए, ये लोग के फेरा में मत रहिए। बैठ जाए सभी माननीय सदस्य। बैठे आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं तो बैठ जाइए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाए। आप पहले बैठा लीजिए। अरे आपके नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं तो बैठ जाइए, क्षेत्र में बैठिए। एपीएमसी की भी बात कर रहे हैं, सभी लोग बैठ जाए। एपीएमसी पर बोलेंगे, अभी बोल रहे हैं, अब सुन, हम बोल रहे हैं आपका एपीएमसी पर। बैठ जाइए। 1 मिनट, 1 मिनट नेता प्रतिपक्ष, 1 मिनट, 1 मिनट नेता प्रतिपक्ष, 1 मिनट, आप 1 मिनट अब जाने का इसके बाद आएगा, अभी इसके बाद आएगा। बहुत अच्छा, चले जाइए। तो जाने की ये भूमिका थी, तो ठीक है आप जाइए, शांति से अभी तो हम इन सब चीज पर बोलने ही वाले थे। अरे ऐसा जा करके दूसरा जगह सुनिए, बैठ के बाहर जा करके सुनिए, यहां से चले जाइए लेकिन बाहर बैठ करके सुन लीजिएगा। आपके सब चीज का हम जवाब देने वाले हैं, एक एक चीज की जानकारी देने वाले हैं, हर चीज के बारे में चिंता मत करिए। तो जो एपीएमसी की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो 2006 में एपीएमसी खत्म कर दिया था। और क्या करते थे भाई, कितना प्रोक्योरमेंट होता था, कितना प्रोक्योरमेंट। आप नए सदस्य बोल, चलिए आप जरा जान लीजिए, पहले अधिप्राप्ति नहीं होती थी। बिहार में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा चुनिंदा जिलों में कुछ अधिप्राप्ति होती थी। और उस समय के राज्य सरकार ने अपने को प्रोक्योरमेंट से अधिप्राप्ति से बिल्कुल अलग करके रखा था। अब अभी हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं, उस समय की सरकार ने अधिप्राप्ति से अपने को अलग रखा और सेंटर का एफसीआई करता था। और कितना करता था जान लीजिए, 2000 और 2001 में मात्र 12,222 मीट्रिक टन, और बढ़ते बढ़ते
2004-5 का मैक्सिमम उनका था, वो था 72,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई थी। अब जरा सोच लीजिए, उस समय का यही हाल था। और हम लोगों ने उसके बाद इसके बारे में करना शुरू किया, एपीएमसी को तो खत्म कर दिया और कहा कि धान की अधिप्राप्ति होनी चाहिए। स्टेट का जो है राज्य खाद्य निगम, पैक्स और व्यापार मंडल को धीरे धीरे हम लोगों ने इस काम में लगा दिया। और आप जान लीजिए कि 2011-12 में आते आते धान की अधिप्राप्ति हो गई 21,59,000 मीट्रिक टन इसकी खरीद की गई। और बढ़ते 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 आप जान रहे हैं इस बार जो हम लोगों ने काम किया 21 फरवरी तक का रखा था 31 जून। हम उसके 2 दिन पहले मीटिंग किए, सब लोगों की राय देखा, अभी तो ये जवाब भी देंगे, लेकिन सब लोगों ने कहा 15 दिन और बढ़ाइए। हम लोगों ने कहा 15 दिन नहीं, 21 दिन बढ़ा देते हैं, 21 फरवरी तक। और एक भी किसान नहीं है जो बेचना चाहता था, देना चाहता था, वो दिया। सब लोगों को प्रेरित किया। कितनी टीम हम लोगों ने गांव गांव और हर जगह भेजा है, लोगों को, किसानों को कहे कि भाई अपना आप बेचिए, धान दीजिए। और तब प्रेरित होकर के 5 लाख से भी ज्यादा के करीब धान की अधिप्राप्ति में किसान लोग आए, कोई नहीं बचा है। और अब कोई कहता है, दावा करता है, तो कौन लोग होता है भाई? व्यापारी लोग, बिचौलिए जिसको भी कहते हैं। ये व्यापारी लोग जो शुरू में ही जो किसान बेच देता है अपना, तो सस्ता में ले लिया, अब उसके पास रखा हुआ है कुछ बिचौलिया। अभी सब काम खत्म हो गया, तब कहेगा कि अभी और जारी रहे, तो कौन बेचेगा? अब किसान है कोई? जो किसान बेच दिया बिचौलिया को, अब वही आकर के किसी किसान के नाम पर देगा और इसमें उसको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होगा तो शेयर करेगा। आप जरा समझ लीजिए, ये हम लोग इजाजत देंगे इस तरह की चीज का, कि लोग इस तरह का कोई काम करता है उसको हम लोग करेंगे? हम लोग नहीं। और समझ लीजिए, ये इस बार हम लोगों ने एक एक चीज की समीक्षा की है और देखा है, पिछले साल भी अब तक कम हुआ था, अब इस बार देख लीजिए कि आप 35 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा अधिप्राप्ति हो गई। तो एक एक चीज के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि हर 35 लाख नहीं, लेटेस्ट फिगर अभी आया होगा वही, तो वो चीज आ गया है। 35,59,000 मीट्रिक टन की अधिप्राप्ति हो गई। अब वो जो रिपोर्ट आई है कल शाम तक, वो ये है। आप जरा कल्पना कर लीजिए कितनी अधिप्राप्ति हो गई। और लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, लोग जान ही नहीं रहे। और जब हम एपीएमसी एक्ट को 2006 में खत्म किए थे, तब कुछ लोग जुलूस लेकर के जा रहे थे राजभवन की तरफ। क्या हुआ भाई? और लोगों को क्या नुकसान हुआ? हर तरह का व्यापार बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। अब कितना, पहले कितना दुकान था, आज जरा देख तो लीजिए। किसी शहर में जाइए, किसी छोटी जगहों पर जाइए और देखिए कितना दुकान है, कितना व्यापार बढ़ा है। ये ठीक है कि उद्योग नहीं बढ़ा, हम लोग लाख चाहते थे, उद्योग उस तरह से नहीं बढ़ा। अब उद्योग को बढ़ाने के लिए भी और काम कर रहे हैं हम लोग, वो एक अलग विषय है। लेकिन व्यापार कितना बढ़ा है और लोगों की आमदनी के बारे में कह दिया। लेकिन कुछ लोगों के बारे में यही स्थिति है कि सही बात को ठीक ढंग से नहीं करते हैं और अब कोई किसान नहीं बचा। अधिप्राप्ति का काम जो पूरा का पूरा हम लोगों का, अरे आप तो नहीं ना भागिएगा। बैठ जाइए, आप चिंता अंतिम तक सुनिए। आप अभी आ गए हैं जीत करके। अरे भाई ठीक है, आप अरे आपको तो जानते ना जी, आप तो जानते हैं ना, आरजेडी जेडीयू से लेकर के अब तीसरी पार्टी में आप पहुंचे हैं। तो अब सीमांचल की चिंता हम लोगों को, सीमांचल की चिंता कोई आज से है? और जरा बताइए तो सीमांचल के लिए जितना काम हुआ है, और आप मिल करके भी दिए हुए हैं। एक एक चीज सीमांचल ही क्यों, पूरा का पूरा पूरे बिहार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सीमांचल के लिए, मिथिला के लिए, इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। और हर जगह हर क्षेत्र के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तो एक बात जान लीजिए, उसकी चिंता मत करिए। आपके मन में कोई सुझाव खास हो तो आकर के देके बताते जाइए। ये राजधानी वाला बेकार चीज है, ये फालतू बात है। राजधानी बिहार का पटना और था, दूसरा झारखंड अब जो बन गया है,
रांची में, तो हम लोगों के आने के पहले, बहुत पहले ना बंद हो गया था। अकेला यही राजधानी थी, रांची वाली राजधानी तो बंद हो गई थी बिहार के बंटवारे के पहले। तो अभी जो कहिएगा, बैठ जाइए माननीय सदस्य साहब, बैठ जाए, सुने पहले पूरी बात को। अननेसेसरी ये सबसे मैं साफ, आप बैठ जाए। ये जिनको करना होगा हमारे बाद जो करें, सबकी अपनी इच्छा, लेकिन मैं कहता हूं अनावश्यक। ये राज्य बहुत बड़ा नहीं है, क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से 12वां नंबर है, बता दिया, और आबादी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है देश में, और हर प्रकार का हम लोग काम कर रहे हैं। आप सिर्फ राजधानी को यहां से वहां हटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा उससे? कोई उससे फर्क पड़ता है? और हम लोग राजधानी पटना आने के लिए, जो सबसे दूर का इलाका है, उससे पटना आने के लिए 5 घंटा से अधिक समय नहीं लगे, ये सारा काम कर रहे हैं। जो आएगा लौट करके जाएगा, हर तरह की बात कर रहे हैं, इसलिए उन बातों को नहीं। हां, लेकिन लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन विकास के किसी काम की उपेक्षा नहीं की जाएगी। अगर कोई काम बचा हुआ है, हम लोग उसको जरूर पूरा करेंगे, ये इसमें कोई शक नहीं। अब स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कुछ संक्षेप में हम आपको बता देते हैं कि पहले क्या था 5-6 में, अब तो चल गए, क्या बताएं। 5-6 में भाग गए, अब कहीं बाहर से सुनेंगे तो हम बता देते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या था 2005-6 में, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला। प्रति 1061 था शिशु मृत्यु दर, और अब वो घट करके हो गया है 32, यानी देश का जो एवरेज है उसके बराबर बिहार में भी पहुंच गया। कहते हैं कोई स्वास्थ्य का काम ही नहीं है, स्वास्थ्य का काम नहीं थे, यहां पहुंचे थे, इतना तेजी से काम किया। कौन जाता था पहले इलाज कराने के लिए सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में? 2006 में सर्वे कराया था, फरवरी में, 1 महीना में 29 आदमी जाता था। अब देख लीजिए, जो 19-20 का है तो कोरोना आ गया है, एक अलग विषय है, लेकिन इसके पहले तक 10,000। अब उसके लिए एक एक काम किया जा रहा है। कौन कहता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, और कितना काम हुआ है? और आप समझ लीजिए, और मातृ मृत्यु दर 1 लाख की आबादी पर 312 था 2005-6 में, वो घट करके 149 हो गया। और टीकाकरण, ये लोग अभी टीकाकरण पर बोलते रहते हैं, अभी तो चलेगा, हम ये सुनाना चाह रहे हैं। टीकाकरण वो सिर्फ कोरोना का नहीं है, तो नया टीकाकरण है, नया वैक्सीनेशन है, अन्य सभी चीजों का टीकाकरण। किस तरह से हम लोगों ने पल्स पोलियो कैंपेन चलाया। अभी माननीय विधायकों का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था 2005 में, तब विदेश से कितने लोग आकर के हमको आकर के कहने लगे कि देखिए बिहार में नहीं हो रहा, और उनकी बात सुन करके जो काम हम लोगों ने करना शुरू किया, और जिस तरह से पल्स पोलियो अभियान चला, टीकाकरण के और सारे प्रबंध अन्य बीमारियों के लिए, ये कितना करते थे भाई। पहले बोल देते हैं कुछ, आप समझ लीजिए, टीकाकरण का था 18% 2005-6 में, और अब बढ़कर के हो गया है टीकाकरण 86%, 86%। और हम लोगों का लक्ष्य है कि देश के सर्वोच्च 5 राज्यों में बिहार जरूर शामिल होगा टीकाकरण। और आप देख रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन की बात हो रही है, इस मामले में जो सब कुछ किया जा रहा है, हम बता चुके हैं किस तरह से टीकाकरण का काम हो रहा है। तो एक एक चीज को देख लीजिए। और जो प्रजनन दर क्या था, सभी बोल रहे हैं भाई प्रजनन दर कितना बढ़ाए हुए थे, खूब पैदा होता था। प्रजनन दर क्या था? पति पत्नी के बीच औसत 4.3, अब हम लोग लगे हुए, अब घट करके हुआ 3.2। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने इसी के लिए देखा कि भाई इसको प्रजनन दर को घटाना है, आबादी बढ़ती चली जा रही है और एरिया तो सीमित रहेगा, तो हम लोगों को उसके लिए काम करना है। तो उस काम के लिए करते करते हम लोगों के मन में ये बात आ गई, सर्वेक्षण हुआ कि अगर महिलाएं पढ़े, मैट्रिक तक पास रहेंगी, देश का एवरेज, अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो 2 प्रजनन दर। और बिहार का भी सर्वे किया गया, अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो 2 प्रजनन दर, माने 2 ही है बाल बच्चा में। और उस तरह से अगर कोई इंटर पास है तो उस समय पूरे देश में एवरेज था 1.7, और बिहार का था, देख करके खुशी हुई, 1.6। तो उसी समय यूरेका की भावना आई और हमने तय किया हर एक पंचायत में
+2 तक का माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करेंगे और उस काम में लगे हैं। बताइए साहब, तो जब प्रजनन दर घटेगा तभी ना आबादी नियंत्रित होगी। तो हम लोग ये सब काम करते रहते हैं। इन लोगों को क्या है भाई, अब बोल देता सोशल मीडिया पर। पहले तो हम लोग जो करते थे लोगों तक बात पहुंचती थी, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पहुंचाते रहते हैं। पहुंचाइए, सबको अधिकार है। लेकिन हमने तो सभी डिपार्टमेंट को कहा कि जो भी पॉजिटिव काम है उन सभी कामों को सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि अगर कोई निगेटिव बात करता है उसको आजादी है, जो करे। लेकिन इसके मामले में ये सारी बातें भी की जाएगी। तो एक एक तरह से आपको समझ लीजिए कि अब तो कोई पंचायत नहीं है जो बचा हुआ था, वहां भी 9वां 10वां का इंतजाम कर दिया गया, पढ़ाई शुरू हो गई 9वीं की। और बाकी दो जो और बिल्डिंग है 11वां और 12वां के लिए, उसके लिए भी काम शुरू हो जाएगा इसी वित्तीय वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष में। तो ये सब काम हम लोग तो कर रहे हैं, कोई चीज के लिए नहीं छोड़ते हैं। तो हर प्रकार से आप समझ लीजिए 7 निश्चय 2 के लिए जो हम लोगों ने काम किया है उसके बारे में कल पूरी चर्चा कर दी गई है, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि हम लोग सिर्फ कहते नहीं है, करने की बात करते हैं। और आप समझ लीजिए कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में अभी क्या काम हो गया। तत्काल अभी मीटिंग हुई, जितने आईटीआई हैं जो हम लोगों ने तय किया है कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, सबको और अतिरिक्त जानकारी के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए। और ये हो गया है, हमारा टाटा टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ बातचीत हो गई है, आके उन लोगों ने प्रेजेंटेशन किया है और तय हो गया शुरुआत 60 से हो जाएगा, है हमारा 149। ये भी 1 साल के अंदर पूरा करके हर जगह आप समझिए कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाएगा। तो एक एक तरह की बात होती है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वाहन, एडवांस ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस रिपेयर, आईटी डिजाइन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, एडवांस बिल्डिंग, 3D प्रिंटिंग, एडवांस प्लम्बिंग इत्यादि ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। और इसके अलावे सब इससे भी और आगे बढ़ करके पॉलिटेक्निक में ये सब काम किया जाएगा। कोई चीज छोड़े नहीं। जो 7 निश्चय 2 में उस पर अमल शुरू कर दिया हम लोगों ने, ये जरा जान लीजिए। और पूरे के लिए जो नया बजट है 2001-2 का, उसमें सब चीजों का प्रावधान किया गया शुरुआत करने के लिए। और एक और बता देते हैं, जो हम लोगों का था स्वास्थ्य उपकेंद्र के बारे में, वो जो कल आपको बता दिए हैं और सब लोगों को मालूम है, स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हम लोग जो जोड़ रहे हैं टेली मेडिसिन से, तो आप समझ लीजिए कि 1700 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को टेली मेडिसिन की सुविधा प्रदान की गई। अभी रविवार को ही शुरू किया गया, संडे को। यानी आप समझ लीजिए कि लोगों के इलाज करने के लिए संडे छुट्टी का दिन नहीं है, इतवार छुट्टी का दिन नहीं है। इसलिए खास करके स्वास्थ्य विभाग ने इतवार को ही, संडे को ही ये काम शुरू करवाया। अब आप सोच लीजिए, एक एक काम जो किया जा रहा, टेली मेडिसिन की सुविधा की जा रही है, इनसे सबको जोड़ा जा रहा। जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो इन सब चीजों के साथ जो जोड़ा जा रहा है, सब काम किया जा रहा। और जो सबसे बड़ी बात, हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का, हार्ट में किसी को छेद है, बच्चा जन्मा, वो रहेगा नहीं। अब उसके लिए बहुत अच्छा एक बाल हृदय योजना लागू की जा रही है। और इसके लिए एग्रीमेंट हो गया प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन, राजकोट अहमदाबाद में MOU उनके साथ हो गया। वो मुफ्त में इलाज करते हैं। हम लोग ऐसे बच्चों को यहां से सरकार की तरफ से भेजेंगे, वहां ट्रीटमेंट मुफ्त में होगा, उसका ध्यान रखेंगे और वहां से फिर उसको घर पहुंचाएंगे, सरकार करेगी। और अपने राज्य में भी इसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। IGIMS और IGIC, ये 2 तरफ के बारे में हम लोगों ने सोच लिया है कि यहां पर भी ये पूरा शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि कई काम तो हम लोगों ने शुरू करा दिए, कई चीज शुरू हो गया, लोगों को ये पता नहीं चलता है। और उद्योग को बढ़ावा देने की बात तो भाई अब नई नीति हम लोग बना दिए। कितना तरह का उद्योग जो बाहर थे, बाहर से लोग आकर के गए हैं, और किस तरह से पश्चिम चंपारण में जाकर के हम देखने गए और कितना अच्छा काम कर रहा। और यहां लोगों को प्रेरित किया जा रहा कि आप यही रहिए, बाहर मत जाइए, और कितना अच्छा काम कर रहा। अपने इलाके में नहीं बिक्री हो रही है, बिहार के बाहर बिक्री हो रही है। और उसका जो बन रहा है चीज, कपड़ा लत्ता सब कुछ जो तैयार कर रहा है, कई चीज वो देश के बाहर भी जा रहा है। आप सोच लीजिए इस तरह का काम। और इसके लिए जो हम लोगों ने
काम शुरू कर दिया है। तो हर जगह से और इसके बारे में पूरी बात जो अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी और डिटेल में इसके बारे में काम बना दिया जाएगा। जो चनपटिया की बात हम आपको बता दिए और आप समझ रहे हैं कि अब जो इथेनॉल उत्पादन के लिए अब केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया और अब लोग हम लोगों के यहाँ आ रहे हैं अपना इथेनॉल उत्पादन शुरू करने के लिए और लोगों को याद नहीं रहता। आप जरा साथ याद करिए, जब हम लोगों की सरकार बनी 7 में ही हम लोगों के सामने प्रस्ताव आया था सीधे कि इसके लिए हम लोग करेंगे। गन्ना नियंत्रण आदेश जो था उसमें संशोधन की जरूरत थी। हम लोगों ने यहां से विधान परिषद से पास करके अमेंडमेंट भेजा, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया। हम लोग चाहते थे कि ये पूरे के पूरे एथेनॉल उत्पादन के लिए काम हो और लेकिन वो माने नहीं। 8 जून 2008 को जब ये थे, वहां की सरकार थी, एनसीपी के नेता शरद पवार जी थे, माननीय मंत्री थे उस समय, तो बिहार में एथेनॉल उत्पादन की अनुमति देने का अनुरोध किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने कह दिया कि चीनी उत्पादन को फूड सिक्योरिटी का हिस्सा है, यहां हम इजाजत नहीं देंगे। आप बताइए, आप जरा बोल दीजिए कि सोच लीजिए कि अब जितने तरह से चीनी के उत्पादन के लिए जितना आज हो रहा है, अब आप सोच सकते हैं कि अगर एथेनॉल का काम पहले होता तो कितना ज्यादा किसानों को फायदा होता। और अब एथेनॉल के लिए केंद्र सरकार ने बंद बना लिया है, तय कर लिया है और उसके लिए इस कानून में नियमों में संशोधन कर लिया है, जिसकी जानकारी मिली। तब यहां एथेनॉल का भी उत्पादन होगा। और आपको बता दें हम कि एथेनॉल के उत्पादन के लिए जो प्रस्ताव हम लोगों को दिया था, एक कंपनी ने एथेनॉल हब के रूप में विकसित करने के लिए, ये था 21,000 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव। अब सोच लीजिए 21,000 करोड़ रुपए की योजना का, और उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहे 3 साल। नहीं माना केंद्र सरकार, उस समय केंद्र सरकार नहीं हो सका और अब केंद्र सरकार ने इसके लिए अपना निर्णय कर लिया है। अब उनके बारे में जानकारी मिल गई है तो हमने तो बता दिया कि बताइए कितनी खुशी की बात है। अब हमारे यहां कितना एथेनॉल का उत्पादन हो जाएगा, कितने लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा और गन्ना के क्षेत्र में जितना उत्पादन होता उसका और उत्पादन बढ़ेगा और एरिया में बढ़ेगा। और इस सब के लिए हम लोग देंगे, जमीन देंगे, जगह देंगे और वो उत्पादन करेगा तो एथेनॉल का उत्पादन होगा, राज्य को कितना फायदा होगा। तो हर तरह से समझ लीजिए कि अभी जो नीति आयोग की बैठक थी उसमें भी हमने कह दिया, तो लोग वहां से जानकारी चाह रहे हैं कि आप चिट्ठी लिखे थे और क्या था जवाब, आज भिजवा रहे हैं कि हम लोगों ने क्या भेजा था यहां से विधानमंडल से पारित करके प्रस्ताव, और क्या चिट्ठी लिखी थी और क्या उनका उत्तर आया था, सब भिजवा दे रहे हैं ताकि पता चलेगा ये लोग जो बैठे हुए हैं इन लोगों का क्या हिसाब था जिसके चलते इतना नुकसान हुआ है बिहार को। और बाकी सब तो जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में बता चुके हैं आप सब लोगों को। कुछ लोग अब तो भाग गए, हम क्या बोले, ये कांग्रेस का लोग, जरा हम बताना चाहते हैं। हाँ, टीवी पर देख रहे हो, बड़ा अच्छा। हम उनको बता देना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं कि दुकान खुलवा दीजिए। भला बताइए, भूल गए हैं इस सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया 2015-16 में और ये कानून बना और यहां शराबबंदी लागू किया गया 1 अप्रैल 2016 से। सब लोगों ने किया, सब लोगों ने वचन दिया और एक एक तरह की बात हुई और आज उसके विरोध में बोल रहे हैं। अब तो आइबे करिएगा ना आप। अरे तो आप आइबे ना करिएगा, अरे आप तो आते ही ना रहिएगा, तो आज काहे भाग रहे हैं? उधर भागने से क्या काम चलेगा आपको? आप ज्यादा भागिएगा तो आप ही के लोग आपको छोड़ के भाग जाएंगे, ये जान लीजिए, मत भागिए। इसलिए अब इन लोगों को क्या था, कांग्रेस का जो ये मेंबरशिप बनता है, ये कह रहे थे श्रीमान नेता कि भाई दुकान खुलवा दीजिए कई जगह। अब बताइए क्या कर रहे हैं? यानी बापू का जो विचार है उसको हम लोग लागू कर रहे हैं और उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और दूसरी चीज है, इन लोगों का जो मेंबरशिप होता है पर बैठे हुए है ही ना, अब मेंबरशिप है, इसमें जो मेंबर बनता है उसका जो दस्तखत होता है, हम ले करके आए हैं, जो समझ गए ना, ऊपर जरा देख लीजिए, ये देखिए हम ले करके आए हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। ये कांग्रेस का लोग बोलता है, जरा सवाल पूछिएगा कि जो मेंबरशिप लेते हो तो क्या कहते हो
मैं अपने को मादक पेयों एवं नशीले पदार्थों से दूर रखता हूं। अब बताइए, आप वचन देते हैं दारू से दूर रखता हूं और दुकान खुलवा करके दारू के नजदीक होना चाह रहे हैं। यही है आपका मेंबरशिप का। हम इनसे पूछना चाहते हैं, मेंबरशिप की शर्त, अब कैसे मेंबर हैं, कैसे कैसे लोग हैं, अब ये अपना जाने भाई कांग्रेस पार्टी, हमको क्या लेना देना। लेकिन अगर जब बोलते हैं, हाँ अब वही कह रहे हैं, नेता है, इसी पर तो हम बोल रहे हैं कि दुकान खुलवाने की मांग कर रहे हैं। आप जरा बताइए, और क्या चीज पर दस्तखत करके आप अपना पार्टी का सदस्यता लेते हैं, आप पार्टी के नेता बनते हैं? जो भी है, आज भी तो बंद नहीं ना किया है। आज जब कर रहा था उसको हटा देता, कहता कि नहीं दारू पियो, मेंबर बनोगे तो दारू पियो, लिख देता। क्या लिखे हुए, पियो और पिलाओ, ये कहता। अगर लिखा हुआ रहता ऐसी कोई बात है? तो इसलिए हम तो कह रहे हैं कि लोगों को तो इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हर तरह से जो हम लोगों की तरफ से जो भी कदम उठाया गया है, हम लोग, आप सब लोगों को मालूम है कि हर तरह से हम लोगों ने अपने स्तर से पूरे तौर पर जो कुछ भी हुआ है शराबबंदी के लिए, एक एक चीज के लिए हम लोग किसी भी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम तो यही कहने आए हैं कि बहुत समय हो गया, अभी विधान परिषद में भी जवाब देना है, तो इसलिए अब ज्यादा नहीं, लोग कई तरह का सवाल पूछे, दे दिया। लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय का जो भाषण है उसमें एक एक चीज राज्य सरकार की तरफ जो किया जा रहा है उसका उल्लेख। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे, अब तो खुद ही चले गए, तो जो कोई भी चीज ये लोग अनगिनत संख्या में लिख करके दे देते हैं कि ये होना चाहिए। अरे भाई, जितनी बात की जा रही है, जो काम किया जा रहा है, इसको सही ढंग से समझना चाहिए। लेकिन सबको अपना अधिकार है, जो मन करे वो बोलिए, किसी चीज का विरोध करिए, जो इच्छा हो करिए। लेकिन मुख्यतः जिन बातों की चर्चा की गई है उसके कई चीजों का हमने यहां संक्षेप में उत्तर दे दिया है। इस बात को समझिए, हम लोगों की प्रतिबद्धता है, बिल्कुल बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, बिहार को हम लोग मिल करके आगे ले जाएंगे और ये एक विकसित राज्य बनेगा। सब लोगों की आमदनी बढ़ेगी, बिहार आगे बढ़ेगा और नए जितने निर्माण के कार्य हैं वो सब किए जाएंगे। इतना ही कहते हुए मैं इसके लिए पुनः महामहिम राज्यपाल को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि उनके प्रति हम लोग एक उनको धन्यवाद का प्रस्ताव, उनके अभिनंदन के प्रस्ताव को पारित करें।